आज जो है इब्तदा मैं करूं, इजाजत है। किसको कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, करें इजाजत? करें, हाँ हाँ जरूर करें। इजाजत मिल गई जी, इजाजत। हाँ, अस्सलाम वालेकुम तो पहले कर लेना वो मैं कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अब बात ये है कि मैं शुरू करता हूँ स्ट्रेट कि आप लोगों के बड़े प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं और माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं आप। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बीच में पूछ रहे हैं जिसका वाकई जवाब देने का दिल भी करता है। तो आज हम मेरे ख्याल में इनकी जो रिमेनिंग सेशन है वो करने के बाद हम सवाल जवाब को छेड़ रहे हैं आज। तो आपके सारे सवाल जो हैं उनका हम जवाब देंगे। जो वाकई जो सवाल हैं, दुआएं शुआएं बहुत आई हैं और उसका हम पे असर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इब्तदा करें जी फिर मैडम से, अपनी जो है बीबी गुल, जिन्होंने बड़ी ज़िंदगी गुजारी है। बीइंग अ फीमेल इतना कुछ करना बड़ी बात है, बड़ी बात है, नो डाउट। तो इनका कुछ आपने सुन लिया है, कुछ और सुनाएंगी। और आज आप मेरे ख्याल में तीसरा पड़ाव जो है सियासत का, उसमें जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और अपना फैमिली ब्लॉग लेके अपनी लाइफ का हम सुना रहे हैं। मैं और असद जो हैं आप देख ही गए हैं और बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा ये है कि इसकी रीच उतनी नहीं हो रही जितनी हम एफर्ट कर रहे हैं। लाइफ की कहानी सुनानी, कोई कोई किसी किसी के दिल गुर्दे की बात होती है, जिगरे की, कि कोई बिल्कुल सही जेन्युइन अपनी जो है ना लाइफ स्टोरी सुनाए, क्योंकि पूरा ख़ानदान भी देख रहा होता है। इसमें झूठ कुछ नहीं होता कि ज़रा हम कुछ गलत बात बोलेंगे तो फैमिली से फ़ोन आने लग जाएंगे कि ये क्या झूठ बोला और क्या किया। तो कोई भी चीज़ इसमें गलत बयानी नहीं कोई कर सकता। इसमें दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब देख रहे होते हैं। तो खैर आप शेयर करें, यही मैं आपको हमेशा से कह रही हूँ कि जितना भी इसे शेयर करेंगे हमें उतनी इनपुट मिलेगी, हमें आपका जो हमारी एफर्ट है उसको अप्रिसिएशन मिलेगी। तो बस यही बात है। तो यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये जो है मेरा सियासत का सफ़र। मतलब जब मैं सिटी की मेंबर थी, डिस्ट्रिक्ट सिटी लाहौर की, तो उसमें हमने एक बड़ा गहमा गहमी और बड़ा मैं समझती हूँ बिज़ी, वो बहुत बिज़ी मेरा साल था। और मेरे साथ बड़ी अच्छी अच्छी हमारे बहनें भी थी। एक हमारी रोजीना तफ़ैल थी, वो बाद में एमएनए भी बनी। और उसके बाद एक और हमारी सिस्टर थी, बहुत ही प्यारी, समीना खान थी एक। और एक हमारी और दोस्त थी बुशरा खिलचा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उनको कैंसर हो गया और वो जल्दी दुनिया से चली गई। और इस तरह रियाना भट्ट थी एक हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त। हाँ, उनका भी इंतकाल हो गया, उनका भी, उन्हें भी कैंसर हो गया और वो भी बहुत जल्दी चली गई। तो अल्लाह पाक इन सब को, जितनी मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट लाहौर में मेंबर थी, अल्लाह उनकी बख्शिश करे परवरदिगार। और बहुत ही इसमें हमने अपने लाहौर के लिए काम किए, सारे ऐवान ने, सारे लोगों ने, क्योंकि बिल इसमें आते थे जिनको पास करना होता था अपने लाहौर की बहबूद के लिए, उसकी तरक्की के लिए। और इस तरह अदारे भी, चूँकि उस वक्त जो सिस्टम आया था, सारे पुलिस का अदारा, सारे अदारे जो थे ना वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल में उनके अंडर आ गए थे। और पुलिस का आईजी तक सारे जवाबदेह थे। मतलब डिस्ट्रिक्ट सिटी लाहौर के मेंबरान को, और नाज़म जो मियाँ आमिर महमूद थे, और नाइब नाज़म हमारे फ़रूक अमजद मीर जो है वो बरिस्टर थे। और अभी भी वो मेरा ख्याल है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी अर्सा हो गया। उन्होंने फिर पीटीआई शायद ज्वाइन की थी। नहीं, वो पहले भी पीटीआई में ही थे। हाँ। लेकिन वो पीटीआई को कुछ अर्से के लिए छोड़ के तो वो इधर आए थे, उनको ऑफर हुई तो वो आए इधर और नायब नाज़म बने। लेकिन बाद में वो फिर पीटीआई में चले गए, मगर अनफॉर्चुनेटली के पता नहीं पीटीआई ने उन्हें कबूल नहीं किया या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्यों चले गए थे। हालांकि इमरान खान भी मुशर्रफ के दौर में जो हैं वो एमएनए बने थे,
तो इसी तरह उनकी पार्टी के अगर कुछ अरकान जो थे वो इस तरह सियासत में आ गए मुशर्रफ के अंडर, तो मैं समझती हूँ कोई ये बुरी बात नहीं थी। मगर फिर भी लोगों का अपना एक आपको पता है पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कारकुन जो होते हैं। तो बस इस तरह यही सिलसिले चलते गए, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। हमने ये जो है अपनी शाहीन अतीकुर रहमान जो थी हमारी मिनिस्टर थी बहबूद आबादी की और बैतुल माल की, फिर बैतुल माल की हमने अपनी यूनियन काउंसिलों में उनकी पूरी कमेटियां बनाई ताकि जनरल लोगों को जो है बैतुल माल का पैसा जा सके। ज़कात कमेटियां बनाई ताकि जनरल लोगों को मतलब पैसे जा सके। और इस तरह हमने अपना भी एक पूरा जो है ना नेटवर्क अपने हलके में भी बनाया, वहाँ कमेटियां बना के अपने लोग तो नहीं थे हमारे लिए, तो गैर ही थे, हल्के जो के। ईमानदार लोग थे हल्के के, उनको बनाया हमने। हालांकि कई लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं हम जानते थे, नासर साहब हम नहीं जानते थे, लेकिन उनको बनाया हमने कि ये मुस्तहिक लोगों तक चीज़ें पहुँचाएंगे, नए लोगों को अगर हम लेके आएंगे तो। इस तरह हमने कुछ दस्तकारी के स्कूल भी खोले ये जो औरतों के लिए, कि उनको भी जो है स्किल्स मिलें, और जो हमारी मतलब पुअर लेडीज़ हैं उनका अच्छा एक सिलसिला चल सके। फिर हमने एक अपना सोशल नेटवर्क साथी भी पहले का ही बनाया हुआ था, अज़म वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। तो उसके तहत भी बड़ा काम हो रहा था पहले से भी, जब से हम वहाँ रह रहे थे, लेकिन सियासत में आने की वजह से ज़्यादा वो तेज़ हुआ काम। तो ये मेरी वो एफर्ट्स हैं जो हमने डिस्ट्रिक्ट के अंडर रह के किया। अच्छा, आप देखें तो साल डेढ़ साल ही बाद फिर सूबाई इलेक्शन और कौमी असम्बली के इलेक्शन का जो है ना वो आ गया, अनाउंस हो गया। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की खवातीन थी उनमें से बहुत सी जो है मतलब मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन कर चुकी थी, और मैंने भी मुस्लिम लीग काफ जो है वो ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि किसी भी सियासी प्लेटफॉर्म के बगैर आप सियासत में आगे नहीं बढ़ सकते। ज़रूरी होता है कि आप किसी जमात को ज्वाइन करें अगर आपका ज़हन उसके नज़रिए के साथ चल रहा है। तो हमारा ज़हन क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा था, और ये मुशर्रफ साहब का जो ज़हन था वही काम मुस्लिम लीग का ज़हन था। और तरक्की, क्योंकि मुशर्रफ जनरल मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते थे, पाकिस्तान के लिए बहुत काम उन्होंने किया। लोग जब बुराइयां करने पे आते हैं तो बुराइयां 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 ही करते हैं, नहीं, ऐसी लेकिन बात अच्छी चीजों का जिक्र नहीं कोई करता। देखें, कोई भी अक्ले कुल नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल 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 मुशर्रफ साहब ने गलतियां की हैं, बुराइयां होंगी, वो हर बंदा करता है, इसको छोड़ दें आप। पॉइंट ये होता है कि आपने अपने मफाद, मकसद और अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको मीट करना होता है। वो सबसे ज़्यादा कौन आपको आपकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उतरेगा और देगा वो आपने देखना है। तो मैं भी इनके साथ ही था। उसमें मैंने देखा मुशर्रफ की जो अप्रोच थी वो बड़ी एडवांस थी, यस यस। वो बड़ी प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव सोच का आदमी था। उसके अंदर बड़ी भी गलत भी चीज़ें थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि वो सोचता था कि इसको यहाँ से यहाँ लाना कैसे है, हमने IMF से पैसा भी लेते वो ख़त्म नहीं होना, वो लेते भीख मांगनी रहनी है हमने पता नहीं कितने 100 साल और, लेकिन अंदर से काम भी सीधा होना चाहिए, ये उसकी कोशिश ख्वाब और था। मुशर्रफ साहब का ये कोशिश कभी नहीं थी कि वो हमेशा इधर डट के बैठे रहे। आप देखें कि उसी बंदे ने ये नवाज शरीफ को भी, उन्हीं के दौर में नवाज शरीफ भी वापस आया, और उन्हीं के दौर में ये जो है अपनी बेनज़ीर भी वापस आई। क्योंकि अगर वो बंदा रिजल्ट होता और कहता कि नहीं मैं किसी को नहीं लाऊंगा, तो कभी भी इन सियासतदानों को लौट के आने की इजाजत ना मिलती। चले वो डील के तहत आए, किसी के तहत आए, बात डील तो ज़िया के दौर में भी हो सकती थी डीलें, किसी ने डीलें कबूल की। 11 साल से रहा। मैं ये अप्रोच की बात कर रही हूँ कि मुशर्रफ की अप्रोच बहुत लिबरल थी, बहुत आगे थी। वो दिल में ये नहीं कहता था कि नफरत के बीज इतने बोलो कि किसी को नीच तो नाबूद कर दो। ये मुशर्रफ साहब की कोशिश नहीं थी। हम करीब रहे हैं इसलिए हमें नहीं, पता उसके दौर में जो था ना, हमारा मुल्क काफ़ी तरक्की कर रहा था।
नुकसान भी और- बहुत हुए, बहरहाल हाँ, हम कुछ देखते नुकसानात हैं। भी हैं, हाँ, कि ऐसे उन्हीं ही के है। दौर में फिर अफगानिस्तान और जंग भी शुरू हो वो जो गई फैसला और ये किया रशिया और अफगानिस्तान वो भी वाला, गलत वो ठीक फैसले नहीं थे, था। कुछ फैसले लेकिन वो गलत थे। फोर्स है, वो एक हाँ। पावर है, उसके साथ तो आप पंगा नहीं ले सकते। वो हर कोई करता है, आज भी हो रहा है। खैर हम उनको, मैं उनके गलत फेल को नहीं प्रोटेक्ट करना चाहूंगी, ना आपको करना चाहिए। जो हमारे पाकिस्तान के नुकसान के लिए चीजें हुई हैं, वो गलत वो है। जिसके कंधे पे उसका जुर्म वो है, वो रहेगी, उसका वो जुर्म रहेगी, रहेगा। या। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि अच्छी चीजें भी बहुत हुई थी उस दौर में। 1122 आया हमारा, ये जो है चौधरी परवेज अलाई, इनके दौर में उन्होंने कोशिश की। वो और चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त पंजाब के। तो उन्होंने मतलब सारे हॉस्पिटल्स में फ्री मेडिसिन कर दी, फ्री इलाज कर दी, उनके दौर में हुए थे। सारी फ्री मेडिसिन उनके दौर में हुई थी। और फिर उन्होंने सारी मशीनरी, इतनी जदीद मशीनरी आई हॉस्पिटल्स में उस दौर में पंजाब के, कि हमने खुद देखा कि नई से नई जदीद मशीन आई कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाए। फिर 112, ये इतना बड़ा काम है चौधरी परवेज अलाई का। एम्बुलेंस जो 112 की है, जो आप एक सेकंड में फ़ोन करते हैं और वो फ़ौरन पहुंचती है, और जो भी है। इसके बाद उन्होंने जो है ये जो फ़कीर थे, फ़कीरों के लिए एक अदारा बना कि फ़कीर बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चों को फ़कीर बना दिया जाता है, वो बच्चे लेके आती थे वो अदारा जो था। और वो अदारे में बच्चे आते थे, उनको पढ़ाई, मदरसे अंदर बने हुए थे, स्कूल बने हुए थे, जिसमें स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। और उनके वालिदैन को माहाना दिया जाता था कि तुम लोग अपने बच्चों को इस तरह सड़कों पे मत रोलो। वो जो चौधरी परवेज अलाई का दौर था ना, वो भी बहुत, मैं चाहती हूँ, इस्लाहात का दौर था, रिफॉर्म्स का दौर था। और वो बात यही थी कि मुशर्रफ साहब के अंडर ही सारे काम हो रहे थे ना। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये सारा वो जो मुशर्रफ का दौर था, उसमें बड़े कामों में है। तो अभी मैं ये उनकी सारी बातें करने लग गई। थोड़ा सा हम आते हैं इलेक्शन की तरफ। हमने ज्वाइन कर ली कॉम मुस्लिम लीग, कर चुके थे जब हम डिस्ट्रिक्ट के मेंबर बने। इलेक्ट तो हम जो है आज़ाद हुए थे, कोई जमात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। लेकिन बाद में हमने कॉम मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेना लिया। पड़ता है कि आपको हाँ, अगर ग्रुप वोट पार्टी हो तो आपकी सियासत ज़रा स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होती है। तो काफ लीग जो थी उस वक्त नई नई बनी थी और बड़ा उसका जोर था, तो फिर उसको ज्वाइन किया। फिर उसको ज्वाइन कर लिया और उनके साथ रहते हुए भी। मगर जब साल डेढ़ साल बाद ये एमपीए और एमएनए का इलेक्शन का दौर आया, तो फिर हमें जो है पार्टी की तरफ से कॉम मुस्लिम लीग ने मुझको जो है देखा कि भाई ये नीचे से ऊपर आई है, ग्राउंड रूट से ऊपर आई है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप ग्राउंड रूट ग्रास रूट से आते हैं। ग्रास रूट से आप जब ऊपर आते हैं तो आपको सारा पता होता है मसले मसाइल का। तो उन्होंने फिर मुझे स्पेशल सीट्स पे, क्योंकि उस वक्त 33%, 33% जो है तीन कोटा था। एमपीए हो तो एक एक स्पेशल सीट हो जाती है, एक स्पेशल सीट पे ऑटोमेटिक खातून जो है ना सिलेक्ट हो जाती। तो ये हर पार्टी ने 66 नाम जो है इलेक्शन कमीशन को भेज दिए थे, हर पार्टी ने। और जिन जिन के 3 बंदे जीतते थे, सूबाई के 3 और एमएनए के 5, हाँ। 5 एमएनए अगर जीतेंगे तो एक एमएनए औरत बन जाएगी, जो कि जिनकी फहरिस्त गई है इलेक्शन कमीशन के नाम से 1 2 3 4 इस तरह पहले नंबर की जो है वो सबसे पहले सिलेक्ट हो गई, फिर दूसरी, फिर 100 एमएनए जीते तो 5 खवातीन बन जाएंगी। और 100 अगर एमपीए जीते तो आपकी 32 जो है वो एमपीए बन जाएंगी। तो ये सिस्टम था उस वक्त। ये जो मुशर्रफ साहब ने सिस्टम इसका भी दिया था ना, पहले हमने आपको ग्रास रूट का बलदियाती सिस्टम समझाया। अब ये सिस्टम था कि क्योंकि औरतों को वो कहते हैं कि इतनी उनके पास मुआशी तौर पे वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन में आए। तो लेकिन
बहुत सी खवातीन जनरल अलग, ये भी आज़ादी है आपको। हमारे आइन हमें आज़ादी देता है कि औरत भी खड़ी हो सकती है आम इलेक्शन में और मर्द भी खड़ा हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये 33% जो कोटा था वो इसलिए रखा कि सारी औरतें खड़ी नहीं हो सकती। और हमारे पाकिस्तान की जो आबादी है उसका 51% के 52% जो है वो खवातीन का है। तो खवातीन की नुमाइंदगी भी जो है ना वो मुशर्रफ साहब ने मुशर्रफ ने, 33% मुशर्रफ ने की है, ये बिल्कुल। क्रेडिट आज भी जो इधर पार्लियामेंट में हाँ। ऑपोजिशन की औरतें बोलती हैं, और दूसरी सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर ये मेहरबानी किसने की और कौन ये हमें आगे लेके आया। अदरवाइज तो पहले 4-5 औरतें होती थी बस जो बैठी होती थी अंदर और उनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। जब आपकी 66 औरतें किसी भी असेंबली में बैठी होंगी तो आप सोचेंगे वो मिल जाए तो कितना बड़ा काम अच्छा, कर हर सकते 100 MNA पे 20 MNAs फीमेल, मैं 5 कह बैठा हूँ, 20 हर 100 MNA जो जीतेगा पार्टी का, उसी पार्टी की 20 MNA भी साथ आ जाती थी, और MPA जो है वो 33 आती थी हर 100 पे। तो इस तरह काम मुस्लिम लीग को अक्सरियत पार्टी में अक्सरियत पार्टी थी पंजाब असेंबली में, और हम भी माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि टूर पे इलेक्ट होके मैं भी अंदर पहुंच गई पंजाब असेंबली में। और ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी थी, मैं समझती हूँ। कोई हमारा उसमें एवं बंदा कहता रहता है मैंने बड़ी जद्दोजहद की तो मैंने ये काम किया तो मैंने वो काम किया। काम करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आगे फल फूल लगाना, वो कहते हैं ना माली दा काम पानी लाना ते रब दा काम है फल फूल लाना। हमारा जो काम है वो हमने करना होता है, और जो अल्लाह पाक का काम होता है वो आगे से उसकी मर्जी है, वो फल लगाता भी है किसी चाक पे या नहीं लगाता। अगर नहीं भी लगता ना, वो उस शजर के लिए कुछ फायदा होता है, कोई वजह होती है जो उधर फल नहीं लगता, और जिसको लग जाता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी अल्लाह कि की वो तरफ पूरी से आ करे जाती उसकी है। जिम्मेदारी हाँ, को। बिल्कुल। तो अगर इनको मिली है तो इसका मतलब जिम्मेदारी थी, नहीं मिलती तो मेरे ख्याल में इनके लिए बेहतर नहीं था। फिर मैंने वहाँ प्राइवेट बिल्स भी अंदर एक तो हुकूमती सतह पे बिल्स आते हैं और एक प्राइवेट कोई मेंबर भी अपना बिल जो है अप्रूव अगर वो कर देता है सारा ऐवान, तो वो भी फिर आगे आता है। तो मैंने भी एक बिल पेश किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल था कि यतीमों का जो सीटें जो थी ना वो उनको जो कोटा दिया जाता था जॉब्स में उनके लिए लैदा नहीं रखा गया था ऑर्फेंस का। तो मैंने वो बिल पास करवाया कि ऑर्फेंस के लिए भी कोटा होना चाहिए जो हमारे पंजाब गवर्नमेंट के अदारे हैं उसके अंदर। तो वो कोटा को उसको मैंने मुतारफ़ करवाया और बिल मेरा पास हुआ और सब ने उस पर तईद की तो बिल पास हुआ, और अल्लाह का लाख शायद शुक्र है कि वो भी मेरे क्रेडिट पे चीज़ आई। वो पहला बिल था जो किसी प्राइवेट मेंबर ने पास करवाया था इधर ईवान में। और दूसरा फिर हमने मतलब और भी बहुत कुछ अंदर हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमें अंदर एक सिस्टम होता था कि जो स्पीकर होते थे वो कई दफ़ा अपने मेंबरान को भी मौका देते थे कि वो स्पीकर की सीट पे आके बैठें और वो काम देखें कि कैसे स्पीकरशिप होती है और कैसे वो ईवान को चलाते हैं। तो मुझे भी 2-3 दफ़ा ये मौका दिया गया और मुझे स्पीकर की सीट पे मैं बैठी 2-3 दफ़ा और मैंने ईवान को चलाया। ये भी अल्लाह की ख़ास बरकत और रहमत होती है कि तजर्बा हासिल किया। ये एक्सपीरियंस के लिए वो देते थे मौके, जो लोग मतलब जिन पे ज़रा जो बातचीत समझते थे जो सियासत को, उनके लिए या कुछ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। तो बहरहाल अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये भी हुआ। फिर ये सियासत के दौरान ही मुझे जो है ना ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, NDC की ट्रेनिंग, जो नेशनल डिफेंस कॉलेज, ये इस्लामाबाद में नेशनल डिफेंस कॉलेज है मिलिट्री का, जहाँ हमें भेजा गया। और ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए उसमें, और उसमें आर्मी के भी ब्रिगेडियर जनरल कर्नल लेवल के लोग थे, और उसमें ब्यूरोक्रेट भी थे, और उसमें MNAs भी थे, MPS भी थे, जिनमें मेरा नाम भी सिलेक्ट हुआ। और ये सेकंड बैच था जिसमें मैं गई। पहले बैच में
मैं नहीं जा सकी। दूसरे बैच में मैं गई। ये तकरीबन हमारा डेढ़ महीने का कोर्स था, तकरीबन 1.5 महीने था, पौने 2 महीने, लगभग 2 महीने का जो कोर्स था। हम उधर ही NDC में ही, हमें हॉस्टल में ही मेरे रिहाइश मिली हुई थी, और खाना पीना और सारा हम वहीं, रोज़ का रोज़ हमारा वर्कशॉप होती थी, हम अंदर जाते थे, बैठते थे। अच्छा, तो वहाँ भी हमने NDC में कोर्स किया और सेकंड बैच थे। और फिर उसके बाद हमें इस पूरे ग्रुप को ये कहा, लेके गए पूरे पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान का हमें 4 सूबों में लेके गए। 4 सूबों की हमने वहाँ के सारा सिस्टम देखा कि सूबाई लेवल पे क्या क्या होता है, और फिर वफाकी लेवल में क्या होता है। फिर हमको लेकर गए ये चाइना में। फिर हमने कोई 2 हफ्ते का चाइना में हमारा टूर था, और वहाँ भी हमने वहाँ के अदारे देखे, वहाँ की तरक्की देखी कि किस तरह हुई, कैसे हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया। वहाँ भी हम जो मतलब जो वहाँ के उस वो प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात हमारी कराई गई इस पूरे ग्रुप की। और जो वहाँ के आर्मी चीफ थे, उनके साथ मुलाकातें हुई। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं सर, ये माइलस्टोन, ये ऑनर था। ये ऑनर था, और ये बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं समझती हूँ कि ये एक्सपोजर था आपके लिए, कि आप इतना कुछ देख रहे हैं और सीख रहे नहीं हैं। फिर ये आप- किसी भी इंसान के सीखने के लिए बहुत बड़ी ये चीज़ें थी। मेरा ख्याल है इससे बड़ी चीज़ें तो इसके बाद कोई भी नहीं होती, कि आप जो है प्रेसिडेंट लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी, जो चाइना की इतनी बड़ी ताकत है इस वक्त, कि उधर आपको लेके गए, उधर आपने सारा एक्सप्लोर किया, आपको दिखाया गया कि वहाँ तरक्कियाँ कैसी हुई हैं, वहाँ किस तरह जो है अदारे चल रहे हैं, और वहाँ के जो सिस्टम था, उस सिस्टम जो मेंबरान थे उनके, उन मेंबरान से हमें मिलाया गया। मुझे अभी याद है, ये अर्ली 2001-2002 की शायद बात है। तो ये जब गए ना, तो इन्होंने आके बताया कि उनकी मैं वीडियो देख रहा था, तो वो जो उनके प्रेसिडेंट थे शायद चाइनीज़, तो उन्होंने अपना कैप्शन लिखा था 5 in 2005। तो वो मुझे समझ नहीं आई, मैंने फिर डीप जाके समझने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि $5 बिलियन बिजनेस जो है हमने करना है 2005 तक, और वो मेरे ख्याल में इससे 3 गुना ज़्यादा 15-20 बिलियन डॉलर कर गए बिजनेस। आज वो जो है वो ट्रिलियंस में है। कितनी साल पुरानी बात है? 20 साल पुरानी। तो कहाँ 5 बिलियन का जो उन्होंने सोचा था कि 5 बिलियन इन 5। तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ये जाना, तरक्की से वो कहते तरक्की हैं। याफ्ता मुल्क है। तो उधर हमें लेके गए, वो मैं समझती हूँ। फिर हम उधर दीवारें चीन पे भी गए, वो भी हमने, वो तो खैर चीज़ें उन्होंने बहुत दिखाई, साथ सकाफती अपनी जो चीज़ें थी, सकाफत, उनके डांस, ये वो तो बहुत कुछ दिखाया। लेकिन मैं आपको वो बता रही हूँ जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। हमने बहुत कुछ सीखा। फिर हमारा एक टूर बना अमेरिका का, और अमेरिका का हमारा DC, वाशिंगटन और वर्जीनिया, ये 2 एरियाज़ में हमारे ग्रुप ने जाना। 2 ग्रुप थे, हमारे ग्रुप ने उधर जाना था। और ये सारा उन्होंने हमें सिस्टम दिखाया। कांग्रेस के मतलब लेके गए हमें कांग्रेस इजलास सेशन में, सेनेट के इजलास में, फिर सेनेटर से मुलाकातें कराई, फिर हमें दिखाया उन्होंने जा जा के अपने क्या कहते हैं पार्लियामेंट में जो लेके गए, दिखाया बिल किस तरह पास होते हैं, हम कैसे बिल पास करते हैं। कोई भी बिल जब आता है कि उसकी एक बरीक बरीक जुजियात पे भी डिस्कशन होती है। ये नहीं है कि बाला ही बाला बिल पास कर दिया हुकूमत की तरफ से आया है, नहीं, ये कौमों ने हमें तरक्की नहीं की। एक एक चीज़ पे ओपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में, ईवान में सेटिस्फाई करके, हाँ डिस्कशन नहीं, तसल्ली वो अगर करके। इतराज कर दें तो कैंसिल हो जाता कैंसिल हो है। जाता। तो इसलिए ये चीज़ें उन्होंने सारी बताई। फिर वो हमें अपने ये जस्टिस सिस्टम उन्होंने दिखाया, अपने
सुप्रीम कोर्ट और अपने कोर्ट्स में लेके गए और वहाँ हमें दिखाया कि किस तरह ये हो रही हैं, रूलिंग हो रही हैं, किस तरह ये सारा सिलसिला हो रहा है, जज कैसे मतलब ये जो उनके सामने आई हुई हैं चीज़ें उनको कैसे वो कर रहे हैं, तो कोई उनमें दखील नहीं हो सकता। हत्ता कि उनका अमेरिका का प्रेसिडेंट या सेनेटर कोई भी दखील नहीं हो सकता। तो यहाँ तो खैर छोड़े परे, अपना पाकिस्तान तो समझें कि वो अशरे चीज भी नहीं है उनके मुताबिक। फिर हम वर्जीनिया में गए, वर्जीनिया में भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई और वो भी बहुत एक मतलब समझने वाला और हमारे लिए लर्निंग का एक समझें। बाकी हम साथ फिरते फराते भी थे, हमें सारी चीज़ें दिखाई जाती थी, इब्राहिम लिंकन के सारी यादगारें दिखाई गई, हर चीज़ दिखाई गई, कैनेडी की और कब्रिस्तानों में ले गए, उनके कब्रिस्तान भी देखने के काबिल हैं। वो सेमेट्री दिखाई उधर पिकनिक जाके, करने के हाँ खाते कैनेडी की पिकनिक करने। सेमेट्री कैनेडी की सेमेट्री में लेके गए, कैनेडी उनके बाकी जितने भी प्रेसिडेंट उधर ही दफन हुए हुए थे सारे, वहाँ हमें लेके गए। हमारे साथ ये बहुत बड़ा उस वक्त अमेरिका का ग्रुप, तो ये नवीद कौन है सर, ये नवीद पीपल पार्टी कमर। के नवीद कमर थे, एमएनए थे उस वक्त, शाह वजीर महमूद भी थे, कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी थे उस वक्त, ये जो एतजाज एहसन। एतजाज एहसन थे, ये हमारे साथ राना साहब जो पंजाब के, ये कौन है राना फैसलाबाद के जो मशहूर नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा, शहबाज शरीफ के वजीर दाखिला भी हैं इस वक्त, वो थे। इस तरह हमारे साथ सारे मिनिस्टर ही थे तकरीबन जो हमारे साथ गए हुए थे। तो बड़ा अच्छा ये एक मतलब रिलेशन भी बनते हैं आपका, आपस में एक बॉन्डिंग भी होती है, एक आपस में इंटरेक्शन भी होती है जब हम आपस में हम मुख्तलिफ लोगों से, अपने ही लोगों से मिलते हैं। तो ये भी टूर हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा, चाइना के साथ साथ अमेरिका का। फिर अमेरिका के बाद हम यूके में भी गए, वहाँ भी ऐसा ही टूर था, ऐसा ही सब था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये टूर भी साथ चल रहे थे और साथ हम काम भी कर रहे थे। एनडीसी में जैसे काम किया, फिर एक और आ गया, वो था एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था सर, ये इनका फंडिंग इन्होंने की थी, यूएनओ ने एक फंडिंग काम की हुई थी। वो भी एक मरगला के अंदर एक होटल था, वहाँ हम लोग गए थे, कोई 2 हफ्तों का वो भी प्रोग्राम था और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था वो भी। तो ये मैं खैर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि सब कल मुझे कह रहे थे कि आप बताएं भी ना कि आपने क्या क्या किया। तो जब हम एमपीए बन गए और एमपीए में फिर मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरपर्सन भी बनाया गया और ऑफिस मिला, स्टेनोग्राफर, पूरा टूरिज्म की, और पूरा ये हमें एक पैकेज ये भी मिला। इसमें भी गवर्नमेंट ने हम पे बड़ा ट्रस्ट किया और स्टैंडिंग कमेटी की मैं चेयरपर्सन बनी, क्योंकि मैं पहले भी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, इसमें डिस्ट्रिक्ट सिटी लाहौर में भी, उसमें भी थी, फिर इधर भी मुझे बनाया गया। बहरहाल ये हमारा बड़ा भरपूर 5 साल गुजरे, मैंने बहुत काम करवाए अपने तरक्याती अपने, क्योंकि हमें हर साल फंड मिलता था और करोड़ करोड़ के करीब फंड मिल रहा था। तो वो हमने बहुत अपने, ये शाहपुर कांजरा, ये इर्द गिर्द खालकाबाद, पीछे हमारे हुसैनाबाद था, वो हमने बहुत काम इन इलाकों में करवाए, पसमानदा एरियाज थे। इन एरियाज को हमने, इनकी रोड्स, इनके सीवरेज सिस्टम, इनकी नालियाँ, ये चीज़ें बहुत बनवाई। और बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने बड़ा काम इसमें किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, जितना भी शुक्र किया जाए कम है। और मीडिया में भी बड़ा मतलब हर प्रोग्राम में शाहीन असद होती थी, मीडिया में भी बड़े टीवी टॉक्स, ताल्लुकात, काफी टीवी ज्यादा टीवी टॉक्स में, टॉक्स, न्यूज़पेपर्स, या उसमें तो वाकई ये भी काफी बड़े ज्यादा। रिलेशन बने इन लोगों के साथ भी, सहाफ़ियों से भी साथ। आज जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सब उस वक़्त मुझे छोटे जानते थे थे, मैं ये, उनको जानती थी। वो और मरहूम जो था, नहीं, बड़े बड़े नाम भी थे, छोटे ही नहीं थे, बड़े भी थे। और सारे सिलसिले इस तरह। फिर अज़म वेलफेयर फाउंडेशन हमारी एक चल रही थी, वो भी काफ़ी ग्रो कर रही थी, असद साहब उसके प्रेसिडेंट थे, और उसमें भी हमने अपने हल्के में, अपने इलाके में बहुत काम किया उसमें भी। और ये है जी मेरी ये वाली स्टोरी। फिर
बस आगे तो फिर इसलिए हमने मुनक़ता तो नहीं हुई। फिर उसके बाद 2008 में ये ख़त्म हुई, तो मैं 2008 में इधर आई पीआर के लिए, क्योंकि हमने जो अप्लाई शौक था हमने अप्लाई किया हुआ था 2000 नहीं 1999 में हमने यहाँ अप्लाई किया था। असद साहब को बहुत शौक था एक्चुअली। असद साहब चाहते थे कि पाकिस्तान में कदम कदम पे रुकावटें हैं, कोई बंदा खुल के सुकून से काम नहीं कर सकता, और वाकई ये बात इनकी सही साबित हुई कि उस वक्त तो जो रुकावटें थी आज बहुत ज़्यादा है। आज बहुत ज़्यादा लोग देखें किस तरह बाहर को बच्चे नौजवान तो भाग मैं रहे हैं। ठीक था ना, उस वक्त इनकी बात के मैं कायल नहीं थी, क्योंकि मेरी एक सियासत चल रही थी। और 2008 में जब हम पीआर के लिए इधर आए और फिर पीआर लिया, कुछ अर्सा रहे और वापस मैं चली गई 6 में। और 2006 में हम आए और कुछ अर्सा रहे, पीआर लिया और फिर वापस चले गए, क्योंकि भी मेरा दौर चल रहा था अभी। और फिर उसके बाद जो है 2008 में हम फिर इधर आए, वो फिर अब आपको बाद में स्टोरी सुनाते हैं, लंबा हो गया। वो भी लंबा स्टोरी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है गला फिर खुशक हो गया। मेरी स्टोरी सियासत की एंड नहीं हुई, अभी जारी है। ये मेरी वो अचीवमेंट थी जो अल्लाह पाक ने मुझे दी। मुझे तो अभी छोटे अल्लाह ने छोटे तोहफे दिए ये मुझे, और मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। आगे मैंने पीटीआई किस तरह ज्वाइन की, ये आपको सारा के साथ सुनाएंगे। और ओहदे मेरे इधर ही ख़त्म हो गए, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2008 में जब इधर आए हैं ना, तो तकरीबन काफ लीग और सियासत और गड़बड़ हो गया था, पाकिस्तान में मसला ख़राब हो गया था, फिर हम इधर ही रह गए। नहीं, अब आपको आगे मैं फिर अगले कल सुनाऊंगी। अभी हम क्योंकि सवालों जवाब में भी जाना चाहते हैं, तो इसको ज़्यादा प्रलोंग नहीं कर रहे। इंशाल्लाह कल बाकी बातें करते हैं, आपको किस तरह पीटीआई में आए, किस तरह इधर आए, ये दोनों चीज़ें फिर कल आपसे डिस्कस करते हैं। और फिजा जानू अब आप आ जाए क्वेश्चन आंसर सेशन में, महफिल सजा दें बस। चाय ले हम पहले ज़रा जाए, मैं पानी पी लूँ। आजमी जी कह रहे थे आज के आप जी नमक पारे खा रहे थे। मैंने कहा हाँ, हमारा फेवरेट है नमक पारे, और असद साहब तो चाय भी अपनी बना के ले आए हैं, और नमक पारे हमने खा खा के रोज ना खत्म कर दी। फिजा जानू ये आपने मेरा ख्याल है खाएंगी आप? फिजा भी बड़ी शौकीन है भाई, व्यूवर्स आप भी ले लें। हम तो थक गए बोल बोल के ना, तो हमने कहा आपको भी पेश करते हैं। तो सिंध के नमक वाले, सिंध कहाँ से आ जाते? असद का उर्फा है, मैं नहीं कहती थी, इनका अपना पाकिस्तान है। ये सिंध में सिंध का नमक पानों से क्या ताल्लुक बना दिया। ये पता नहीं, ये तो सब अपना ही एक ना बात नहीं निकाल देते हैं। मजेदार सी चुटकुला ये उधर रखें तो बस। मुझे पकड़ने तो दे। अच्छा ले ले, मैंने कहा शायद आप ये कि लेने के चक्कर में हम ज्यादा खाते हैं, मैं और फिदा। असद साहब इतनी नहीं खाते। अच्छा जी, ये तो चलें जी फिजा जान। लो जी, माहौल सज गया। हाँ। सबसे पहले नादिया राना पूछ रही हैं कौन सी ईयर में आपकी शादी हुई थी और आपका मेकअप किसने किया था? मेकअप में कोई आदमी मेकअप तो किया था सांते ने। सांते बहुत बड़ा उस वक्त ब्रांड था, तो सांते ने मेकअप किया था। और हमारी शादी 1992 में हुई। ये शांते वो नहीं है जो मिसवा का मिसवा जो अब डिप्लेक्स बन गया। डिप्लेक्स। अच्छा। उसके बाद तैयबा इरशाद, उसकी भी एक स्टोरी है ना, सांता डिप्लेक्स क्यों बना, वो वो किसी भी और एक- में सुनाएंगे। हाँ फिर सुनाएंगे आपको। ये मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे। तैयबा इरशाद पूछ रही हैं आप दोनों नौजवानी में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वैसे अभी भी कुछ कम प्यारे नहीं। आप दोनों का एक दूसरे पर दिल आना बनता था, ये भी बताइएगा। बेशक आराम से, कोई जल्दी नहीं। कभी माली मामलात की कमी बेशी से लड़ाई हुई और आम हालात में जब कभी नाराज़गी हो तो मनाने में पहल कौन करता है? और शहीना जी, जैसा कि आपने बताया असद भाई की अम्मी पंजाबी लड़की नहीं लाना चाहती थी, तो जब आप इनके घर गई शादी के बाद तो क्या उन्होंने ताना दिया या तंज किया? नहीं। नहीं।
आपको पहले भी पता है, अब हमने इतना अपनी फैमिलियों के बारे में बता दिया है कि हमारी कौन सी फैमिलियां थी, तो वो पता चल जाना चाहिए कि ये तो सवाल ही, ये किसने किया सवाल, नाम क्या है, तैयबा इरशाद। तैयबा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि हमारी फैमिली में कोई किसी को किसी किस्म का कोई तान ना दे, ये नहीं हो सकता। ना इनकी फैमिली में ना हमारी फैमिली में, सारे कल्चर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड, और जानते हैं कि क्या है। बस वो एक शुरू में उनको था, सोच है ना, एक उनकी सोच सोच थी थी। कि भाई पंजाबी ना आए, वो खुद जो पर्शियन स्पीकिंग थी, तो इनके हस्बैंड भी, ये सारा खानदान वही था। तो वो एक माँ की सोच होती है, माँ की सोच थी, लेकिन किस्मत हमारी थी, बात खत्म हो गई। फिर तो बहुत ही हमारी इनकी मम्मी, और हम भी मम्मी बोलते थे, इतनी नाइस खातून थी, इतनी नाइस खातून थी। एक फ्रिज था, सिर्फ औरत थी, उनकी भीड़ सुन रही है, और अल्लाह पाक उनको जन्नतों के आला दर्जे दे, फौत हो गई हैं। उस औरत को मैं उनके पीछे कह रही हूँ कि कोई आज तक हमें उनसे कोई मुझे तकलीफ नहीं पहुंची। वो थी इतनी अच्छी, वो कभी किसी में इंटरफेरेंस ही नहीं करती थी। लेकिन मेरे साथ उनकी एक दोस्ती थी, कभी कभी बैठ के अपनी सारी यही बातें सुनाती थी मुझे पुरानी। आप क्या कहने लगे थे? मैं कह रहा हूँ ये इस सवाल के इनके 3 मेरे ख्याल में किस्तें हैं। एक मेरे ज़हन में स्ट्राइक कर गई, वो मैं बताना चाह रहा एक हूँ। उन्होंने कहा कि मुआशी हालात कई दफ़ा अप डाउन होते हैं। नहीं, मैं जो मेरे ज़हन में स्ट्राइक की है वो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो ये थी कि जब कोई नाराज़ होता है तो मनाता कौन है। ये मुझे स्ट्राइक इसलिए हुई कि मैं नहीं मनाता, मैं थोड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ, ज़रा सख्त हूँ, तो मुझे मनाना आता भी नहीं है। मतलब पता नहीं, मेरा स्टाइल ऐसा नहीं है, या वो ऐसे ही है कि मैं अंदर एक्सेप्ट कर लेता हूँ ये गलत है, तो इनको जो है ले गए बाहर, शॉपिंग कराई, हंसाया, खिलाया, ये कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो होता है ना, मेरी चोनू, मेरी नहीं, वो मोनू, वाली बात नहीं, ये नहीं है, ये ऐसे नहीं होता था। लेकिन ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में मनाने का अगर क्रेडिट जाना चाहिए तो इनको जाना चाहिए। ये साफ कह देती थी कि ये बात जो आपको बुरी लगी है, आई एम सॉरी, तो लेट्स लीव इट नाउ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी बात। क्योंकि बात ये है कि अगर आप दोनों में कोई इख्तलाफ राय हो जाता है तो परफेक्ट तो दोनों ही नहीं होते, दोनों में कहीं ना कहीं तो गलती उस दोनों में चुंझ लड़ी होती है। मगर असद साहब ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान है, ये बहुत अच्छे आपको नजर आती हैं, लेकिन ये गसीले भी बहुत हैं और जम जाने वाले, अपनी बात ही नहीं छोड़ते। वो दिमाग में ऐसे ही इनके बैठती है, 8-8 दिन गुजर जाएंगे, वो पता चल रहा होगा कि वो दिमाग से निकली ही नहीं है। नहीं, वो उसकी वो वजह है। निकलेगी उसी वक्त वजह जब है। मैं इनको कहूंगी कि हाँ वो चले मेरी गलती थी, आइंदा से नहीं होगा, ठीक है, तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएंगे। अगर मैं नहीं कहूंगी, उसमें महीना भी गुजर जाए तो ये महीने भी अड़े हुए हैं उसमें, आकड़े हुए हैं ये, बिल्कुल बातचीत कर रहे हैं, ये नहीं मतलब आप सोचेंगे शायद बातचीत नहीं हो रही, बातचीत ये कर रहे हैं। नहीं, जो हकीकत है मैं वो बताऊंगी, आप सफाई ना दे। बातचीत ये कर रहे हैं और मैं कोई बातें कर रही हूँ इनसे, ये कर रहे हैं, ये मुझसे भी कर रहे हैं, क्या लाना है, क्या करना है, क्या। लेकिन मुझे पता चल रहा है कि ये जो है ना, ये अपनी वो बात दिमाग में लेके घूम रहे हैं जंबूर बन के। सुल्तान राय ये इधर बोल रही है, मैं इधर हाँ, देख, वो इधर आएंगे, मैं इधर देखना शुरू, ऐसे सुल्तान राय। नहीं, बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं, ये है, ये ठीक कह रही हैं। वो दिमाग में जब एक चीज़ फंस जाती है ना, तो मैं इनको सबको कहता हूँ, डिस्कस किया करें, मैं तो निकालते आप उस कंफ्यूजन को क्लियर करें। ये आप सबके भी लिए है कि अगर बच्चों के साथ कोई इश्यू है, हस्बैंड से, आप बात ज़रूर किया करें और सुना करें और सुनाया करें। ये मेरा हमेशा इख्तलाफ रहा है कि आप सुनते नहीं हैं, मेरी बात की पॉइंट को नहीं समझ रहे होते, आप अपने मौक़िफ़ को फटाफट बता रहे होते हैं, उससे फिर ये मेरा दिमाग उलझा रहता है। बस ये बात है। अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात आपने की माशी। माशी कोई माशी, हाँ। होता है तो कभी कोई लड़ाइयाँ हुई उस वजह से, ये मैं बताऊंगा इसका, बताएं जरूर। क्योंकि माशी जो कंट्रोल है वो मर्द का हमारे कल्चर में है ना, कि बंदे ने काम करना है, पैसा कमाना है। तो मेरी जब शादी से पहले मैं जॉब करता था तो आमदनी होती थी, घर दे देता वालदा को,
लेकिन जब शादी हुई है ना, यकीन मानिए कि सिवाय 1 महीना या 2 महीने ऐसे थे, थोड़ा सा टाइट हो गया था हमें। इनकी जॉब जो है खत्म हो गई तो हाँ। उसमें जरा थोड़ा टाइटनेस आ गई। वो जो ज्यादा अखराजात थे, खर्चे थे, ये तो वो वो खैर जरा उसको मुश्किल हम हो गए, वो मुश्किल हो 1 आध गई। महीने का ही होगा हाँ, शायद, एक आध फिर जॉब महीने मिल गई दूसरी। या लेकिन हकीकत आपको बताऊं कि आज तक, मतलब 92 की शादी है और आज तक एक बार भी जो है ना हमें फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुए। क्राइसिस क्या कि कभी हमें ऐसे नहीं हुआ कि यार हम हाथ खींच लें और अगले महीने के लिए बचा लें, ये भी नहीं किया। धड़ाधड़ लग रहा है, धड़ाधड़ चल रहा है। सब उसकी मेहरबानी। आप ये बताएं कि उस वक्त मेरा आपके साथ क्या रवैया था, ये भी बताएं। नहीं, रवैया तो इनका हमेशा ठीक रहा। इन्होंने कभी पैसों के लिए या डिमांड्स के भी मुझे ये नहीं लेके दे रहे तो वो नहीं कर ये रहे, कभी नहीं, भी कभी नहीं, नहीं, हाँ, कभी मेरी नहीं। नेचर भी नहीं है और ठीक ये भी नहीं ये मुझे लगता। इनकी नेचर बहुत अच्छी हाँ। लगती है। और इसके अलावा एक और नेचर मुझे इनकी बहुत ही ज़बरदस्त, जिसकी वजह से मैं बड़ा सेहत के लिहाज से भी फिट हूँ, कि ये कोई जो है ना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन फिल्म इंडस्ट्री और मॉडल्स और इसमें रहा है ज़िंदगी हमारी फैमिली, उनसे गपशप मारना, किसी और से मारना, तो इन्होंने कभी डाउट नहीं किया और आके कान पकड़ लिया या शक किया या मेरा फ़ोन चेक किया, ये पूछती तक नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात पे। मैं कहा डॉक्टर के पास जाके चेक कराएं, आप औरत हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, औरत तो देखिए, कभी हो ही नहीं सकता कि शक ना करे, नहीं, और आप बात तक भी नहीं करती। शक इसलिए नहीं कि इनका मुझे पूरी तरह पता है ये इंसान कैसा है। ये किसी से कैके लगा रहे हैं, किसी के पास बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो कोई उसका मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं है। ये दूसरा को देखने वाला कह रहा है कि ये ऐसा देखो जरा क्या कर रहा है, ये वो, लेकिन मेरा ज़हन को पता है कि कुछ भी नहीं। मैं आपको इनकी बताऊं, आदत है, ये वक्ती तौर पे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और जितने जितने आप लोग देख रहे हैं ना, ये बल्कि शेयर कीजिएगा, बड़ी काम की बात है, ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करना। ये मर्दों जो को- बात कर रहे हैं ना हम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ मैन, और ये मैन सिर्फ अपना एक मैन नहीं है, ये दुनिया में फिरा हुआ मैन। अमीर भी देखे, गरीब भी देखे, ऊंचाई नीचाई, वो सारा मैन का जो एक एरिया हम देखा हुआ है ना, उसमें मैं आपको लिख के बताता हूँ। कोई आदमी, कोई मर्द, कोई शौहर, उसे कोई शौक नहीं होता दूसरी शादी करने का, उसे कोई शौक नहीं होता एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं, अफेयर्स सबके लिए करने होते का। नहीं। मेजॉरिटी अब को अपनी नहीं तरह होता ना ये। समझें आप। मेजॉरिटी मैन जो होते हैं उनको ये नहीं होता। मेजॉरिटी की बात हो रही है। ये ख़राब उस वक्त होता है जब आप डाउट्स में पढ़ना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा खींच लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ना खींचें, इनकी तरह कलंदर हो जाएं, ये भी ठीक नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा ना खींचें कि वो चीज़ ही, शाख ही टूट जाए, उसका ध्यान रखें बस। लेकिन जेन में रखें, मर्दों को कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इधर उधर मुंह मारते रहें, ऐसे नहीं होता। ख़ास तौर पे जो ज़िंदगी की उसमें चल पड़े हैं, शादी करके अपनी ज़िंदगी शुरू कर दी है, उनमें नहीं होता ये। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हल्का फुल्का ना तुनका शुनका मारते रहना, ये हो सकता है, लेकिन इससे आगे उनके अंदर है ही नहीं। उनकी जैसे औरत के अंदर अल्लाह ने एक शराफत डाली है, मर्द के अंदर भी ना शैतानी डाली है, दैट्स ऑल। तो इससे ज़रा समझें। लेकिन एक और बात है कि औरत को अल्लाह ने ये एक दी है चीज कि औरत को पता चल जाता पता है चल जब जाता है, उसका यार। खामन गलत राह पे जाना लगता है तो उसको इल्म हो जाता है। हाँ। अब देखना उसने ये औरत ने कि उसको हैंडल हैंडल कैसे करना, हैंडल अगर वो तू तड़ाक से होगा तो हाँ, काम वो नहीं बिगड़ भी नहीं जाता नहीं, है। कभी भी नहीं तो जीत सकेंगे, इसलिए कभी तू नहीं तड़ाक जीतेंगे। से ना करें। पहले तो ये इंतजार करें कि ये मुझे कुछ बताता है, ये मुझे मेरा हस्बैंड कुछ बताएगा। मेरे हस्बैंड ये सब तो सारा कुछ बता देते देता हैं। है। ये आगे हर चीज अभी भी बता देते हैं क्योंकि यहाँ के माहौल भी आप जानते हैं। ये आगे कह देती हैं वो अब मैं क्या करूँ, वो मुझे चंबड़ गई है, मैं तो बड़ा परेशान हुआ हूँ। फिर मैं और मोएज हंसते थे कि अच्छा चंबड़ गई है, आप उनके साथ रहम दिली और बहुत ज्यादा नहीं,
तवज्जो करती हैं तो वो चंबड़ती हैं, आप तवज्जो करना खत्म एक करें। कुलीग है, काम कर रहे हैं हमारे साथ, उसके मसले हैं। इनका ये है कि मसले बड़े गौर से सुनने, हाँ, और बस। औरत जो है लिफ जाती है, जो इसको मर्द उसके मसले सुन रहा है और वो उस पर तवज्जो कर रहे हैं कि वो बेचारी कितनी दुखी है, कितना दर्द है। उधर ही औरत कहती है ये तो बड़ा बेस्ट है, इसकी तरफ लपको। ये औरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है तो औरत उधर लपकती है, और अच्छा फिर उसको घबरा के इधर हमें आगे सुनाते हैं और कहते हैं बताओ अब मैं क्या करूं। हम कहते हैं तो साहब उसकी इतनी तवज्जो नहीं दिया करें, बस औरतों का इधर सुना, इधर ओके किया, कोई ज्यादा हमदर्द ना बना करें। जब हमदर्द बनेंगे तो औरतें आपको चिपकेंगी। तो ये इतनी सी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके पहला सवाल था शादी कब हुई, 1992 में हुई, और जो है आपके मुआशी जब होते हैं तो वो भी आपको बता दिया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नाराज ऐसा जब कभी हो हुआ जाते नहीं, हैं। नाराज का भी बता दिया। और मैं नहीं यही करती हाँ, हूँ। नहीं ये भी बड़े जोजे जोड़ देते हैं। खैर छोड़े, मेरा ज़र्फ बहुत बड़ा है और बड़ा औरत का ज़र्फ होना है। चाहिए। ये इन्होंने भी कह दिया कि बड़ा ज़र्फ है, क्योंकि मैं फिर घर के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए वैसी नहीं बनती जैसे ये स्टिफ हो जाते हैं। इनका अपनी सोच है, सोचते होंगे मैं ऐसे ज़रा करूँ तो आइंदा ना हो। इनका ये भी एक होता है कि आइंदा ना हो। चलें, तो next। ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तैयबा बहन बहुत शुक्रिया, आप बड़ा मज़े से हमारे व्लॉग देख रही हैं और पसंद भी कर रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखा ना, Thank you। क्वेश्चन आया ना तो महफिल में जान पड़ गई। जान पड़ गई, इस तरह बिल्कुल। क्वेश्चन किया करें कि हमारी तरफ से आपको जब जवाब आए दूसरे सुनने वाले भी इंजॉय करें इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद मोबी कुरैशी हैं, वो कह रहे हैं वाह आंटी, वाह शाह बाबा, कमाल कर दिया। इस सीरीज़ का नाम होना चाहिए था यादों की बारात। वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिन कॉलेज से पता नहीं क्या उठ लिखा, जाना। पता नहीं क्या मारकर लिबर्टी कैपरी से नाचते, MM आलम रोड पे आवारागर्दियाँ। क्या बात थी उस दौर की। आज यहाँ यूरोप में 15 साल गुजारने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बेगाने हैं हम। वेल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप खुश रहें, इंशाल्लाह कनाडा में आपसे मीटअप ज़रूर होगा। लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौर है। मोबी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपने जो कैपरी की बात की, हम तो आज भी नाश्ते करते हैं, क्योंकि कैपरी सिनेमा जो है आपको पता है बंद हो चुका हुआ है, बर्बाद हो गए। कैपरी के साथ कौन सा सिनेमा था? लिबर्टी। लिबर्टी सिनेमा। और लिबर्टी सिनेमा का जो आता है अब तो वो सारा नाश्ता सुबह सुबह उधर हो रहा होता है, लोग सारे वो टेबलें बचा देते हैं उधर उस हाथे में आगे, क्योंकि वो सिनेमा भी बंद पड़ा हुआ है। और उसके आगे जितना मैदान पार्किंग का एरिया था उधर सारी टेबल्स बिछी होती हैं गेट के अंदर। और हम भी जब कभी लाहौर जाते हैं तो हमारे भाई भी हमें ले जाते हैं उधर, और बड़ा अच्छा नाश्ता है, वाकई मजा आता है बैठ के गरम गरम लिबर्टी पूरियां, सिनेमा। हलवे, लस्सी, ये सारी चीजें खूब मजा देती हैं। देखा सही ना, कह रहे हैं। लिबर्टी सिनेमा भी ऐसी बंजर ही पड़ा हुआ है अभी भी। हाँ, लिबर्टी उसमें। और कैपरी वो जो वैसे है ना, लिबर्टी सिनेमा के जो ओनर थे मेरे वाले साहब ये के एक दोस्त स्टोरी थे। बात की है, बाद में वो सुनाइएगा। कौन हाँ, सा? अभी लिबर्टी सिनेमा कौन सा? लिबर्टी सिनेमा। लिबर्टी के आगे हम बैठे होते हैं, कैपरी उससे पहले नहीं, कैपरी में हम बैठे होते हैं, लिबर्टी पहला सिनेमा। वो होटल नहीं है, हाँ, पहला सिनेमा वेस्ट लिबर्टी वेस्टर्न है। होटल शिजान, पहली जो बिल्डिंग है पहली बिल्डिंग, उसके हाँ, साथ इस साइड पे सामने जो जो कॉर्नर। गली कैपरी रेस्टोरेंट को जा रही कैपरी है। सिनेमा नहीं है वो तो। नहीं, कैपरी सेकंड है सिनेमा, पहले लिबर्टी ओ, सिनेमा। वो बुंदू खान बन गया अब। आप बंदूक वो हाँ, बंदू खान बंदूक। या। वो बंदू खान बाहर बना हुआ है। अंदर भी ऐसा अंदर था। भी कहते हैं ले अंदर भी लिया, बना किराए लिया। पे दे दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि उसके मुकदमाबाजी चल रही है उसकी, शायद दो शादियां, 2 शादियां थी, उन बच्चों में लड़ाइयां हो रही छह हैं और ये। बच्चे हाँ। डगडन हो रहे हैं। चले, तो बड़ा याद आपने भी करवा दिया मोबी साहब, बहुत शुक्रिया। खुश रहें जिधर ये भी मैं हैं। मालूम रोड जो कह रही है ना, अगर कनाडा आए तो जरूर मुलाकात करें। ये सब घर थे 6-6 8-8 कनाल की ये तो कोठियां थी। कोठियां थी, हाँ, मुझे बड़ी भी याद बड़ी है कोठियां। और आपको भी याद होगा। ये तो सारी कोठियां थी और बाद में फिर ये कमर्शियल एरिया बन गया, डिक्लेयर हो गया कमर्शियल एरिया। हमारा इंटरफ्लो भी इसी के ऊपर ही है। इसी मैं- के नो, ऊपर मैं था देखी हुई है वो इनका। बिल्डिंग। देखिए देखिए। अदील चौधरी, वो कह रहे हैं माशाल्लाह, ऑसम स्टोरी, एंजॉइंग दिस सीरीज सो मच। What was your dream job as a child? Did you achieve that success? And do your childhood dreams still show up in your life today? Childhood, पहला सवाल। दोनों से। हाँ, पहला सवाल, चाइल्डहुड ड्रीम क्या था और क्या आप लोगों ने वो हाथ लाइक पूरा की हुआ आप लोगों का वो ड्रीम?
आप सुनाएं पहले। मेरा तो चाइल्डहुड ड्रीम था कि मैं क्रिकेटर बनूं, और मेरा जो आइडियल था वो इमरान खान था। तो उस पे मैं बहुत काम बड़ा मतलब क्रिकेट खेलता और बड़ी अच्छी खेली भी, और अल्लाह ताला ने सुनी भी कि इमरान खान को बॉलिंग भी कराता था, और वक्त भी गुजरा इमरान के साथ। और मेरा जो था चाइल्डहुड, लेकिन वो पूरा हाँ। हो नहीं सका, वो ड्रीम पूरी उस लेवल पे नहीं क्रिकेट खेल सका मैं, जो ड्रीम था। मेरा ख्वाब जो था बचपन का, वो दरअसल हमारे घर में, मैंने बताया सियासत की बातें तो होती थी। हमारे वालिद साहब, हम छोटे छोटे थे तो तहरीक पाकिस्तान की हमें सारी जद्दोजहद कहानियों की सूरत में सुनाया करते थे। तो मेरे अंदर वो एक तखयलाती जो है ना, एक लहर चलती रहती थी। और सियासत इस तरह मुझे बोलना, किताबें की वो पढ़नी, रसाले पढ़ने और लिखना भी शुरू किया उस वक्त। और फिर उसके बाद लखारी बनने का शौक था कि मास्टर किया उसमें उर्दू में, इसीलिए कि लखारी बनना है तो मास्टर उर्दू में ही करो। लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि भाई भी थे, वालिद साहब भी, और फैमिली जो पीछे थी, सारी फैमिली में सियासत चलती थी। तो फिर सियासत का जब डोल पड़ा तो जरासीम अंदर थे, ये भी समझे बचपन का ही तो था। आपका पूरा हो गया। हाँ, मेरा ख्वाब पूरा हुआ। मैंने इनका लिखा पूरा हो भी, गया। मैंने लिखा भी। आपको पता है, आप अगर मेरी देख रहे हैं तो आप सारी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि मैं लिखती रही हूँ। मैंने इंटरफ्लो में जो काम किया उसमें भी मैं लिखा रही थी, लिखती थी। तो लिखने का शौक भी पूरा हुआ, और दूसरा सियासत का भी शौक पूरा हुआ। और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं, डू योर चाइल्डहुड ड्रीम स्टिल शो अप इन योर लाइफ टुडे? कि आज की जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं अभी करंट, इसमें कहीं आप लोग के चाइल्डहुड ड्रीम्स आप लोगों को दिखते हैं कि लाइक वो जो पूरे किए वो आज तक चल रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं? नहीं नहीं, वो तो चल रहे हैं। कभी वो जो ड्रीम है, मैं अपनी बात करूंगी, ऐसा सब फिर बाद में बताएंगे। ड्रीम तो कभी भी ड्रीम जो जो आपकी जिंदगी चलती है, उन ड्रीम्स के साथ साथ नए ड्रीम शामिल होते चले जाते हैं। आपके वो ड्रीम खत्म नहीं होते, आप नए ड्रीम्स के साथ उनको लेके आगे निकलते हैं ऐसे ही। और फिर उनको पाना शुरू करते हैं। तो फिर हम अपने बच्चों में वो ड्रीम्स देखते हैं, अपने वो बचपन वाले ड्रीम जो हैं हम देखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, मैं भी ऐसी थी, मैंने भी ऐसे किया, या मैं भी करना चाहती थी, अब तुम लोग वो कर लो, तुम लोग वो चीज़ करो। तो ये वालिदैन जो है ना, फिर ऐसे अपने ड्रीम्स को लेके आगे चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वो बचपन के ड्रीम भी पूरे हुए, और अब भी उन ड्रीम्स के साथ साथ नए ड्रीम भी चल रहे हैं। अदील इनका नाम है, अदील चौधरी। अदील चौधरी। हाँ, बड़े अच्छे सवाल किए आपने, बहुत अच्छा बिल्कुल सवाल। सही। मेरे जो ड्रीम थे बचपन के क्रिकेटर बनने के, वो नहीं हो सका, लेकिन कोई वो नहीं मुझे प्रॉब्लम उसमें। फिर आगे चले तो फिर ये प्रोफेशनल लाइफ में आए, उसमें पैसे कमाने का हुआ, ओहदा शोदा मिलना, रुतबा बनना, वो ड्रीम हो गया, वो अचीव हुआ। फिर बहुत ज़बरदस्त अचीव हुआ। क्योंकि ये जो भी जॉबें की, हाँ, ये ऊपर बहुत अच्छी अच्छी जॉब एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप की जॉब में रहे हैं, तो ये भी अल्लाह पाक ने पूरे किए। तो और अब शुक्र जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, अब फिर शुक्र वो ड्रीम भी अल्हम्दुलिल्लाह। चेंज हो गए। मतलब इतने लेवल पे जाके जब पीक पे चला जाता है ना बंदा, तो फिर फर्दर ऊंचा जाना कुछ डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। तो अब जो ड्रीम हुआ है वो मेरे ख्याल में जब शादी हुई थी मेरी, उसके बाद से मैंने कह लें कि अल्लाह ताला को वो कर लिया है, Yes, हम अल्लाह ताला को अपना एक ये भी। मुलाकात हो गई, ये समझे। बस फिर हमने चाय पी दोनों ने बैठ के, और मैं चल पड़ा अल्लाह के पीछे। और अदील साहब, मैं एक और बात करूं कि मेरा ड्रीम ये है अब, और हमेशा से, मेरा ख्याल है आपका नहीं है, मेरा ये ड्रीम स्कूल के ज़माने से ही है कि मैं वो, क्योंकि मैं स्कूल के ज़माने से ही ना कुरान पाक जो है तर्जुमे से पढ़ा है हमेशा। मेरा ज़हन मानता नहीं था कि मैं अरबी पढ़ती जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये कुछ अल्लाह पाक ने मेरे ज़हन को दिया। मैं आज भी वो चीज़ नहीं करती जो मुझे समझ ही ना आए। मैंने जब भी एग्ज़ाम भी दिए अगर अपने, तो उनको भी समझ के खुद लिखा है। मैंने कभी डिटो कॉपी करके अपने एग्ज़ाम नहीं दिए, मैंने हमेशा समझा है, समझ के उनको अपने लफ्ज़ों में लिखा है। यही वजह थी कि कुरान पाक भी मैं अरबी के साथ उर्दू पढ़ना बड़ा ज़रूरी समझती थी कि मुझे समझ आए। तो जब मैं वो पढ़ती थी ना साहब, तो मेरे ज़हन में उस वक्त आता था कि मैं भी ऐसी बनूं। हाँ,
ये भी मेरा एक बचपन का ड्रीम है, मैं आपको बताऊं। लेकिन रोज ये दुआ करते हैं और रोज कोई ना कोई शाम को लेटते हैं, रात को तो देखते हैं कि कोई ना कोई काज कार ही गुजरे हैं, कोई ना कोई बुराई निकल ही गई, कुछ ना कुछ गलत कर ही दिया। फिर सुबह नए जज्बे से अल्लाह मियाँ जगाते हैं, फिर उनसे ऐदो पैमा करते हैं, फिर कोई ना कोई गलतियां कर देते हैं। ये मेरे बचपन का ड्रीम आज तक चल रहा है। कुरान को पढ़ना अल्लाह ताला बस माफ करें परवरदिगार। समझने का होता है। कुरान को एक्चुअली समझने की ज़रूरत होती है। जब आप ट्रांसलेशन में पढ़ते जाएं वो अल्लाह ताला आपके अंदर वो डाल देते हैं, समझ आनी शुरू हो जाती है। और उसे ज़रूर तर्जमे के साथ पढ़ें और समझें। और कोई चीज़ नहीं होती तो अब तो इतना रेफरेंस है आपके पास, आप वीडियोस देखें, गौर और फिक्र करें, आप उस पे गौर करें, सब हो जाता है, सब ठीक हो और जाता है। चलने की कोशिश करें। चल उसके बाद कामरान हयात, उनका कमेंट आया, आपने उस दिन उनसे पूछा था कि उनके ब्रदर इन लॉ का क्या नाम था, तो उन्होंने बताया उनके ब्रदर इन लॉ का नाम अख्तर शाह था, लंदन में, एंड ही पास्ड अवे मोर देन 10 years नाउ। वो भी फोत हो गए अख्तर शाह अख्तर शाह लंदन के ही होंगे, जो भाई के दोस्त होंगे, अता भाई के। हाँ, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। कामरान साहब ने कल भी मेरा ख्याल है कहा था कि असद साहब मैं कामरान शाहिद वैंकूवर से, अस्सलाम वालेकुम कामरान हयात। तो बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके ये कमेंट। इन टच रहें, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नादिया राना आपसे पूछ रही हैं, शाह बाबा असद साहब ये बात बताएं कि आपके पेरेंट्स ने 14 year old को कैसे फिल्म में काम करने दिया। फैसल ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, कितना पढ़ा उन्होंने? फैसल उस वक्त क्लास 9th में नहीं 10th में था। नहीं 9th में था, सारी उम्र मैंने 9th में था। हाँ। एनीवेज उसके एग्जाम्स हो रहे थे और वो फिर इसकी वजह से, फिल्म की वजह से उसका अलग एग्जाम उन्होंने अकेले बिठा के बाद में करवाया। ये मुझे याद है। 9th में था ना, तो ना इनकी अपनी Exams हो बताती रहे थी ना, थे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि उसका 9th में। अच्छा, उसको क्यों कराया, उसकी रीज़न कोई ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी या कोई, वो एक हमारी इंडस्ट्री थी, हमारा बिजनेस था, वाले साहब इसमें थे, अंकल शंकल थे, तो वो उन्होंने इसको इजी लिया कि ये तो इनका अपना घर का बिजनेस है। अब जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, ड्राइविंग सिखाता हूँ, तो फिज़ा को भी मैं उसमें लगा दूँ, तो वो इसी तरह उन्होंने कहा बच्चा ये 2-4-6 महीने में फिल्म ख़त्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, करने दें। तो फिर साथ वालदा जाती थी, वाले साहब भी कभी कभी जाते थे, तो इस तरह फिर वो इजी टू डू था उनके लिए। वो इस तरह फिर वो 14 ईयर के क्योंकि बच्चे को इनके डाल लिए दिया। कोई ये मायने नहीं रखता था कि बच्चा छोटा तो जरूर था, हाँ। लेकिन एक माहौल था ना ये घर का। और इनके ताया भी थे इंडस्ट्री के, इंडियन इंडस्ट्री के इतने बड़े, इनके वालिद साहब थे, फिर वालिद साहब का वो दोस्त भी थे नजरुल इस्लाम साहब जो डायरेक्टर थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे चाहिए ऐसा ही बच्चा, और ये बच्चा आपका बिल्कुल उसके ऊपर पूरा उतर रहा है। तो फैसल को भी कोई इतराज ना हुआ, हालांकि इनकी मम्मी को जरा हुआ कि छोटा है अभी, ज्यादा बोझ ना हो जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नहीं, ठीक चलता ही है, चला सब- गया। और उसने बीए तक तालीम हासिल की, हाँ, एफसी BA कॉलेज से किया, उसने BA किया। ग्रेजुएशन की, अपनी पढ़ाई भी उसने साथ रखी, पढ़ाई नहीं छोड़ी उसने, ये बात नहीं थी कि पढ़ाई छोड़ दी हो, साथ पढ़ता गया वो। पढ़ता गया। हाँ। उसके बाद नादिया अनवर है, वो पूछ रही हैं नीली कैसी थी? नीली आपको याद है? नीली याद है, नीली बहुत अच्छी पर्सनालिटी की, बहुत अच्छी खातून थी, पढ़ी लिखी थी, और वो रूटीन की एक्ट्रेसेस जो उस ज़माने में था उस तरह की बिल्कुल नहीं थी। शी वॉज वेरी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी डिसेंट। अपने काम से काम रखने वाली। हाँ। मतलब लगता था आप जब बैठते हैं ना, गपशप लगाते हैं, शूटिंग के बाद बैठते हैं, 1-2 घंटे का गैप है, वॉटेवर खाना खा रहे हैं, तो वो पंजाबी की है ना मिसाल, राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तो वो वाह पड़ता है आपका आपस में इंटरेक्शन जब होती है, तो अच्छा ज़ेन था। मैं इस एंगल से कह सकता हूँ अच्छा ज़ेन था। उसके बाद नाइला यास्मीन पूछ रही है फैसल की शादी किससे हुई? हवा नहीं नाइला उसकी तो किसी शादी से नहीं नहीं हुई। हुई। आप थोड़ा सा फैसल रहमान लिख के देखें, सारी बायोग्राफी उसकी आपको मिलेगी। किसी से नहीं। और बहुत से प्रोग्राम आजकल उसके आ रहे हैं, मतलब लोग उसे बुला रहे हैं अपने प्रोग्रामों में,
और यही सवाल उससे करते हैं कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, तो उसने शादी नहीं की किसी से भी, वो अकेला लाइफ अपनी गुजार रहा है। मैम आई हैं कोई बातें बड़ी हैं, लेकिन उसने कभी किसी से सीरियस कमिटमेंट नहीं की। बस। अच्छा जी, आगे। उसके बाद सिमरन आसिम है, वो कह रही है वेरी इंस्पायरिंग, आपकी स्टोरी की वजह से काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन डेवलप हो रहा है वेरी गुड। अपने प्यारे कंट्री के बारे में। यू आर डूइंग अ गुड वर्क, वी नीड सच डिसेंट पीपल अलॉट अराउंड स्पेशली इन करंट टाइम्स। आई विश एंड प्रे कि यूथ शुड गो इन राइट डायरेक्शन एज वेल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सिमरन आपका, आपने बड़ा हमें अच्छे लफ्ज़ों में हमारी अप्रिसिएशन की है। और अल्लाह करे कि जो हम तो आपको कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यूथ देखे इसको और यंग लोग सीखे भी इससे। ये एक स्ट्रगल स्टोरी है कि किस तरह स्ट्रगलिंग की और किस तरह अल्लाह पाक की रहमतें भी होती हैं, अल्लाह पे भी ईमान की स्टोरी है ये। तो बहुत आपका थैंक यू वेरी मच सिमरन, हमेशा इसमें शामिल थोड़ा सा इसमें इनपुट देने जरा जल्दी कि ये जो है ना, ये आप लिख लीजिएगा कि आगे जो फ्यूचर है ना वो यूथ के हाथ में ही है, और यूथ हम जैसे नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। हम ये एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ये जो यूथ है ये बहुत आगे जा रही है। और इसमें मैं चूँकि इधर 18-19 साल से मोर देन 90% मेरा टाइम यूथ के साथ गुजरता है, मेरी जॉब्स उनके साथ रही हैं। उनकी सोच बड़ी ज़बरदस्त है। दे नीड द डायरेक्शन एंड ट्रैक, प्रॉपर डायरेक्शन एंड ट्रैक, दे आर हंग्री फॉर इट। उनको दें आप रूटीन से हट के वाला, क्योंकि उनके पास मटेरियल बहुत है, नॉलेज बड़ी है, वो पुराने स्टाइल की बातों में नहीं आएंगे। उनको नए स्टाइल के हिसाब से दें, और वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कुरान के अंदर, कुरान से मिलेगा। वही कहे ना, अगर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने दीन के बारे में बच्चों को उस राह पे भी, रवायती दीन नहीं, हमारा दीन रवायती नहीं है। हमारा दीन जो है ना वो ज़माने के साथ चलने वाला दीन है। उसकी कुछ हदें हैं, उनको पार नहीं करनी। अल्लाह ने कुछ हदूद लगा दी हैं, उन हदूद को कायम रखते हुए आप आज़ाद हैं, पार कर चुके हैं। आप देखें आज ही मैं देख खत्म रही कर थी। दिया सब। हाँ, फिर बात करती हूँ इस टॉपिक पे इस भी पे हम फिर फिर बात छेड़ेंगे। करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल। शुक्रिया सिमरन, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद के जे कुक्स के आज उनका पहला कमेंट आया, वो कह रही हैं दिस इज़ माय फर्स्ट कमेंट वाचिंग योर वीडियोस फॉर लॉन्ग टाइम, लव योर लाइफ स्टोरी, वेरी इंप्रेसिव, यू आर वेरी पैशनेट एंड courageous, your bonding as husband wife is excellent. खालदा जावेद फ्रॉम एटलांटा USA। खालदा जी बहुत थैंक यू खालदा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप इतने अरसे का देख रही थी और आज वाले जो आपकी महफिल में भी एंटर हुई हैं। इसको मैं शेयर करूँ एक आप बोलें। खालदा, आप कोशिश करें, अगर इफ यू आर कन्विंस्ड एंड इम्प्रेस्ड, इसको आगे पहुंचा दें। दैट्स योर जॉब। ये नहीं कि हमें शेयरिंग मिल जाएगी, सब्सक्राइबर मिल जाएगा, ये तो चलता रहेगा, ये मैं इसका बट द मैसेज हैज टू बी कन्वेड फॉरवर्ड। दैट्स द पॉइंट। आप अपने दोस्त साहब आपको बताएं, यकीनन बता रही होंगी मुझे लगता है। और USA में एटलांटा में कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और बस फिजा जान कह रही हैं कि इसके साथ ही झंडी हमारे ये व्लॉग जो है ना इख्तिताम पजीर होते हैं।